प्रणाम दोस्तों, मैं सखा आज आप लोगों के बीच बिल्कुल उसी ढंग में आया हूं जिस ढंग में आपने मुझे पहले देखा है। एक बार एक हमारे देश में एक बहुत अच्छे डायरेक्टर हुए महेश भट्ट, बहुत अच्छी आर्ट मूवीज़ बनाते थे। फिर अचानक वो जो है कमर्शियल मूवी बनाने लगे। तो उनसे एक व्यक्ति ने एक प्रश्न किया, कहने लगे महेश जी आपने वो फिल्में बनाना क्यों छोड़ दी। महेश ने कहा क्योंकि आपने देखना छोड़ दी, इसलिए हमने बनाना छोड़ दी। तो उसी तरीके की बात यह है कि बहुत सारे आंदोलन, बहुत सारे बदलाहट की बातें होती हैं। मैंने भी प्रयास किया, लेकिन किसको ज़रूरत है किसको नहीं है ये बड़ा सोचना मुश्किल हो जाता है। जबकि देश में और दुनिया में जो स्थितियां चल रही हैं उसको लेके बहुत तरीके के लोगों के चिंतन हैं, बहुत तरीके के लोगों के प्रश्न हैं। उनके संबंध में कुछ बातें हैं जिनको मैं करना चाहता हूं। तो आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका एजेंडा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, वो जो लोग समझते हैं, और अगर कोई नहीं समझते हैं तो उन्हें पहले न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडे को समझ लेना चाहिए। तो जो लोग उस एजेंडे को समझते हैं वो ये भी समझते हैं कि किस तरीके से कब्जा करके कैसे कैसे चीज़ें करवाई जाती हैं। तो मैं आज थोड़े से कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो बहुत से लोगों को नहीं समझ में आएंगी, लेकिन बहुत से लोगों को उसकी गहराई पता लगेगी। सच कहें तो मेरा ये वीडियो जो है वो उन पब्लिक के लिए कम है जो फर्स्ट टाइम इन चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन हाँ, अगर वो समझदार हैं तो देख सकते हैं और उनको समझ में भी आएगा। लेकिन ये उन लोगों के लिए बहुत काम का है जो किसी भी तरीके का आंदोलन करते हैं, जो कि पत्रकारिता में है, और सबसे ज़्यादा ये मेरा वीडियो समझ में आएगा मोदी जी को। और ये जो वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है उसमें बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं किसी को आरोपित कर रहा हूं, ना ही इसमें यह उद्देश्य है कि मैं किसी का पक्ष ले रहा हूं। मैं सिर्फ एक चीज का पक्ष लेता हूं सदा से, और वो है कि दुनिया का भला होना चाहिए। हर व्यक्ति को हर तरीके की अवस्था में जीने के अधिकार मिलने चाहिए, और यदि कोई नियमावली हो, यदि कोई समाज हो, तो ऐसे समाज की स्थापना होना चाहिए जिसमें ज़्यादा लोगों की आत्मा पल्लवित हो सके। उसी उद्देश्य से मैं ये बना रहा हूं। ना ही मेरा ये उद्देश्य है कि ये वीडियो लाखों करोड़ों लोग देखें, क्योंकि ये उद्देश्य जिनका होता है वो उसमें बहुत एडिटिंग वगैरह का खेल खेलते हैं। मैं कोई लाठी या ध्रुव राठी नहीं हूं जो कि अपने वीडियो को इस तरीके से एडिटिंग करूं कि ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए और ज़्यादा मुझे यूट्यूब से पैसा कमाना हो। मुझे यूट्यूब से पैसा कमाने में रस नहीं है, ना ही मैं कोई कमाता हूं, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं। तो इस तरीके का वीडियो मैं सिर्फ इंफॉर्मेशनल बनाता हूं और बहुत सालों से बना रहा हूं, और मेरी इंफॉर्मेशन का उपयोग अपने अपने तरीके के बहुत लोग करते हैं, उसके लाभ उठाते हैं, लाभ देते हैं, हर तरीके का काम चलता है, और इसमें ही मुझे आनंद है। तो ये सारी बातें क्लियर हो जाने के बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज दुनिया में जहां बात हो रही है चुनावी चंदे की, इलेक्टोरल बॉन्ड की, जहां बात हो रही है ईवीएम की, जहां बात हो रही है कि कैसे जो है वो डिक्टेटरशिप आ रही है, यहाँ बात हो रही है कि कैसे लोकतंत्र नष्ट हो रहा है, दुनिया कैसे कंट्रोल की जा रही है, बहुत सारे जो बातें हैं उनमें मूलभूत बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिनका आज तक चिंतन नहीं किया गया। कहीं पे भी जो मैं आज इन वीडियो में कुछ बातों के चिंतन पे बोलूंगा उसका चिंतन कहीं पे भी नहीं किया गया। जैसे एक चिंतन कभी नहीं किया गया कि ईवीएम कंट्रोल होती कैसे है। एक चिंतन कभी नहीं किया गया कि 19 लाख जो मशीनें गायब हुई ईवीएम की वो कहां गई और क्यों गायब हुई थी, उनकी चर्चा क्यों नहीं उठ रही है, क्यों कोई रिपोर्ट नहीं है, क्यों कोई सरकार जवाब नहीं देती। साथ ही साथ एक सबसे खतरनाक बात बताऊंगा, वो ये कि इस बार के इलेक्शन में जहां तक मुझे दिखता है
और मैं फिर कह रहा हूं ये मेरी अपनी दृष्टि है, मैं ना ही कोई दावा कर रहा हूं ना ही कोई मैं आरोपण कर रहा हूं, ये मेरी दृष्टि है। इस बार के इलेक्शन में कोई भी पार्टी जीते, विश्वास करिए कोई भी पार्टी इस बार इलेक्शन में जीते, लेकिन ईवीएम फिर जीतेगी। ईवीएम फिर जीतेगी, चाहे ईवीएम को जीतने के लिए जिन्होंने ईवीएम कंट्रोल भी की हो उन्हें हारना पड़े। बहुत कंट्रोवर्शियल ये मैंने बात कही है, इसको थोड़ा समझेंगे। मैं पूरा आज एक पत्र लेके बैठा हुआ हूं, इसके माध्यम से मैं कुछ चीजें आप लोगों को समझाऊंगा। तो थोड़ी भूमिका बना लेते हैं। भूमिका यह है कि हमेशा से इस बात का आभास तो होता रहा है कि जो डेमोक्रेसी के नाम पे दुनिया चलाई जा रही है, सच में ये डेमोक्रेसी से नहीं चल रही है। इसके पीछे कुछ पूंजीवादी लोग बैठे हुए हैं जो कि दुनिया कंट्रोल करते हैं। पूंजीवादी लोग कंट्रोल करते हैं सरकारों को और सरकारें कंट्रोल करती हैं सिस्टम को। लेकिन एक बहुत जेन्युइन सा प्रश्न है और वो ये है कि आखिर वो कंट्रोल करते कैसे हैं? आखिर वो कंट्रोल करते कैसे हैं? नेताओं को कंट्रोल कैसे करते हैं? देखो, नेता कोई आकाश से टपके हुए देवता तो बिल्कुल नहीं है। वो हमारी और आपकी तरह ही एक मनुष्य हैं और सभी मनुष्यों की तरह उनकी कुछ चाहतें और उनकी कुछ कमजोरियां होती हैं। हम बहुत अतीत में ना जाके कि 1780 में चले जाएं, हम वहां ना जाके हम वर्तमान के समय की बात करते हैं। वर्तमान के समय में किसी भी व्यक्ति का डाटा निकाल के, किसी भी व्यक्ति की रिकॉर्डिंग करके बहुत आसानी से उसकी कमजोरियां इकट्ठी की जा सकती हैं। दूसरा, अगर मेरे पास बहुत बड़ी ताकत है तो किसी को भी मैं लालच देके उससे अपना काम करा सकता हूं। अब यहां पे आते हैं कि नेताओं का सबसे बड़ा लालच क्या है। नेताओं का सबसे बड़ा लालच जो होता है वो होता है इलेक्शन जीतना। हिंदुस्तान के अंदर की बात करें तो प्रधानमंत्री बनना सभी नेताओं का सबसे बड़ा लालच है। तो यदि कोई आपसे आके कहे कि मैं आपको प्रधानमंत्री बना दूंगा, आप मेरी बात माने और मेरे तरीके से आप चलें, तो आप क्या कहेंगे? अगर नेता हैं तो आप में से बहुत लोग होंगे जो कहेंगे कि मैं तो अपने ईमान का पक्का हूं, नेतागिरी से मुझे कोई लेना देना नहीं, और अगर मैं होता तो बिकता नहीं, या फला हमारा नेता है वो बिक नहीं सकता, राहुल गांधी नहीं बिक सकते, मोदी नहीं बिक सकते, या फला नेता केजरीवाल नहीं बिक सकता। तो आप भूल जाइए। दो इंडस्ट्रीज ऐसी हैं, एक नेताओं की और एक अभिनेताओं की, जिसमें जब आदमी प्रवेश करता है तो प्रवेश वो बड़ी बड़ी उम्मीदों के साथ करता है, बहुत बहुत बड़े सपनों के साथ करता है, और इंसान के सपने उसे ताकत भी देते हैं और कमजोर भी बनाते हैं। ताकत इतनी दे देते हैं कि वो आदमी अपने को बेचने को भी तैयार हो जाता है। फिल्म इंडस्ट्री में जब एक लड़की प्रवेश करती है तो उसके पास बहुत सारे सपने होते हैं, एक लड़का प्रवेश करता है, बहुत सारे सपने होते हैं, और इन्हीं सपनों की आड़ में उनका शोषण चलता है। ऐसे ही नेता नगरी है। कभी एक छोटा सा म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव लड़के भी देखना, तुम्हें पता लग जाएगा कि एम्बिशंस इतनी हाई होती हैं कि एक छोटे से चुनाव में भी आदमी अपने घर को बेच के पैसा लगाने को तैयार हो जाता है, यदि उसे भरोसा हो कि मैं जीत जाऊंगा। हाँ, मजे के लिए लड़ रहे हो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर पूरे जज्बे के साथ लड़ रहे हैं कि हमें जीतना ही है, सपना बहुत हावी हो गया है, तो वो आदमी अपने को बेचने को भी तैयार हो जाएगा। ये होता है। तो ऐसा समझते हैं
कि एक समय था जब ईवीएम नहीं थी। तब ईवीएम नहीं थी तो उस समय मनी, मीडिया, माफिया, ये तीन चीज़ें चला करती थी कि जिसके पास मनी है वो मीडिया को कंट्रोल कर सकता है, अपना प्रचार करा सकता है, और जिसके पास मनी है वो माफिया को भी खरीद सकता है, बूथ कैप्चरिंग करा सकता है और सब। और पहले ऐसे ही चलता था। उस समय मीडिया का रोल बहुत पावरफुल होता था। तो चलो हम बात कर लेते हैं आज कि मीडिया का सबसे पहले आरंभ कहां से होता है। एक चैनल आपको पता होगा, बीबीसी, CNN। लेकिन मैं बीबीसी की बात इसलिए कहूंगा क्योंकि बीबीसी दुनिया का पहला चैनल है और बीबीसी एकमात्र चैनल है जो सबसे ज्यादा विश्वास जिस पे लोग करते हैं, और बीबीसी एकमात्र चैनल है जिसकी फंडिंग पीछे से होती है, जो एड पे आधारित नहीं है, जिसको किसी ऐड की जरूरत नहीं, कोई ऐड मिले ना मिले लेकिन बीबीसी चलेगा। ये दुनिया पे राज करने वालों ने सबसे पहले तैयार किया। ये हथियार उन्होंने सबसे पहले तैयार किया। फिर दूसरे नंबर पे उन्होंने हथियार तैयार किया क्योंकि पैसा बहुत था, और अगर उनके पैसे का आप लोग आंकड़ा लगाना चाहते हैं कि कितना पैसा उनके पास है, तो आपको मैं 2-3 प्रश्न देता हूं, इसके उत्तर खोजिएगा और उत्तर खोजने में आपको पता लग जाएगा कि जिनकी हम बात कर रहे हैं उनके पास कितना धन है। पहला प्रश्न यह है कि विश्व बैंक का मालिक कौन है। अब आप सब लोग कहोगे अमेरिका। नहीं, खोजो, जाओ गूगल पे, जहां सब कुछ है वहां यह क्यों नहीं है कि विश्व बैंक का मालिक कौन। और विश्व बैंक का मालिक कौन है ये तो खोजना, एक और चीज खोजना कि विश्व बैंक का ऑडिट क्यों नहीं होता। ऑडिट क्यों नहीं होता भाई? आप हिंदुस्तान में आज की तारीख में सिर्फ इंडिया पे 205 लाख करोड़ रुपए का लोन है, कर्जा है, जिसके एवज में लगभग 11 लाख करोड़ रुपए सालाना ब्याज जाता है। 11 लाख करोड़ ब्याज। और ऐसे ही लगभग 180 से ज्यादा देश हैं जिनके ऊपर विश्व बैंक का लोन है। 180 को अगर 20 लाख करोड़ के भी मान लो कि न्यूनतम किसी छोटा सा देश होगा कोई, उस पे तो 10-20 लाख करोड़ का होगा। तो मैं आपको बताऊं 10-20 लाख करोड़ से कम पे तो किसी का नहीं है। अगर 20 लाख करोड़ भी न्यूनतम गिन लो और 180 देशों का गिन लो, तो ये समझ लो कि लगभग 3,600 लाख करोड़, 3,600 लाख करोड़ रुपया उनका लोगों के पास है, जिसका ब्याज आता है। तो अगर 200 लाख करोड़ रुपए का 11 लाख करोड़ ब्याज आता है तो लगभग 3600 लाख करोड़ रुपए का कितना ब्याज आएगा, कैलकुलेशन करो आप लोग और नीचे कमेंट्स बॉक्स में डाल देना। आज ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कमेंट्स बॉक्स में डाल देना ताकि मुझे पता लगे आप लोग कितने होशियार हो, मेरी ऑडियंस कैसी है और मुझे उससे कैसी बातें करनी चाहिए। तो बात ऐसी है कि आप सोच के हैरान हो जाओगे कि वो कितने ज्यादा पैसे वाले लोग हैं। और ये इतने ज्यादा पैसे वाले लोग हैं कि इन्होंने दुनिया की सभी कंपनियों में 20-20, 25-25% अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। सभी दुनिया के बड़े बिजनेसमैनों को इन्होंने लोन दे रखा है। आपके अदानी के ऊपर जितना लोन जो है वो हमारे देश की सरकार ने दिया है, उससे भी ज्यादा लोन इनको उन लोगों ने दे रखा है। अडानी की केवल बात नहीं कर रहा हूं, अंबानी की भी यही हालत है और दुनिया के सभी बिजनेसमैनों की यही हालत है। तो दूसरे नंबर पे
जैसे पहले नंबर पे ये कंट्रोल करते हैं मीडिया को, मीडिया में सबसे ऊंचा मतलब मीडिया चैनल। अब सोचो अगर बीबीसी कोई न्यूज दिखा दे, तो बीबीसी कोई न्यूज दिखाएगा तो बाकी सारे चैनल भी दिखाएंगे। और गजब की बात यह है, आज की तारीख में बाकी चैनल्स भी 99% चैनल बिजनेसमैनों के हैं और उन बिजनेसमैनों के ऊपर वो बैठे हैं। हो गया खेल। यानी कि कोई भी न्यूज चैनल न्यूज दिखाएगा, उसको ऐड चाहिए इसलिए, और वो ऐड देंगे बिजनेसमैन। सरकारें भी दे सकती हैं, लेकिन बिजनेस सरकार तो बाद में बनेगी तब देगी, पहले बिजनेसमैन देंगे। और दो बातें होने के बाद एक और बात है जिसको आपको समझना पड़ेगा, और वो बात यह है कि यदि अभी मैं आपसे सपोज दैट कहूं कि मैं वो आदमी हूं जो मैं कहता हूं चलो आप आ जाओ और मैं आपको प्रधानमंत्री बना देता हूं, क्योंकि ईवीएम का कंट्रोल मेरे पास में है, मीडिया का कंट्रोल मेरे पास में है, तो मैं आपको तब तक नहीं बना सकता, ईवीएम से तब तक नहीं जिता सकता जब तक हवा में एक झूठा माहौल ना बनाया जाए। हवा में एक माहौल बनाया जाएगा कि ये जीत रहे हैं, ये जीत रहे हैं, ये जीत रहे हैं, 400 पार, 400 पार, 250 पार, अब की बार 300 की सरकार। ये सब चीजें जब तक ना की जाएं तब तक जो है वो आपको ईवीएम से भी नहीं जिताया जा सकता। अभी आगे भी बताऊंगा ईवीएम कैसे काम करता है। तो ये सारी चीजें वो लोग करते हैं और इसकी डीलिंग तय होती है। और ध्यान रखना, किसी को भी एकदम ये प्रधानमंत्री नहीं बनाते, क्योंकि इन्हें जिसको भी बनाना है उसको पहले परखना भी है। थोड़ा सा परख के छोटे मोटे गलत काम करवा लेने हैं, छोटे मोटे ऐसे काम करवा लेने हैं, गलत काम, गलत नीतियां, जिसका ये रिकॉर्ड इकट्ठा करके उस आदमी को पहले अपने कंट्रोल में लें, देन आफ्टर फिर उसको जो है ये आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं कि ये एक और काम भी करते हैं। ये छुटबैये नेता या ऐसे लोग जिनके अंदर कोई ना कोई रेवोल्यूशन की चाह है और उन्हें लगता है कि ये आदमी का ये विचार दुनिया में आगे चल के फैलाया जा सकता है और इसको पार्टियों के खिलाफ माहौल बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। ये उन लोगों पे भी निगाह रखते हैं, ये उनको भी निगाह में रखते हैं कि कौन वो लोग हैं। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताना शुरू करता हूं। इन्होंने ही हिटलर को मरवाया। हिटलर एक समय था जब उसने जर्मनी को मात्र 2-3 सालों के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बना दिया था, मात्र 2-3 सालों के अंदर, और उसने अपनी करेंसी निकाल ली थी और ये इन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। तो इन्होंने हिटलर को मरवाया। मरवाने के लिए सबसे पहले मीडिया के माध्यम से हिटलर को पूरी दुनिया में एक गंदा आदमी सिद्ध किया गया, बुरा आदमी सिद्ध किया गया। और उसके बाद पूरे दुनिया के देशों ने मिलकर क्या किया, क्योंकि हर देश के नेताओं को ये कंट्रोल करते हैं, तो वर्ल्ड वार जैसी चीजें इनके लिए कराना बहुत छोटी बात है। उसके बाद हम एक और मिसाल देते हैं कि जब इंदिरा गांधी ने कहा कि हम बैंकों को अपने कंट्रोल में लेंगे, बस अचानक ही कुछ ऐसा हुआ कि इंदिरा के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गए। अचानक ही एक जयप्रकाश निकल के आते हैं। आज जो मैं कह रहा हूं, हो सकता है बहुत से लोग जो उस आंदोलन को बहुत महान मानते हों, उनको ठेस पहुंचा सकती है मेरी ये बात, लेकिन अचानक जयप्रकाश को हिट करा देने के पीछे मीडिया का बहुत बड़ा रोल था। और उस जयप्रकाश ने एक आंदोलन ऐसे खड़ा कर दिया, अचानक रातों रात जयप्रकाश स्टार हो गए। इंदिरा गांधी को नीचा दिखाया जाने लगा, इंदिरा गांधी दुष्ट दिखाई जाने लगी, और फिर धीरे धीरे इंदिरा के यहाँ से सरकार चली गई और फिर वो जो बैंकों पे अपना कब्जा करना चाहती थी वो खत्म हो गया। उसके बाद
मैं आपको ये भी कहूंगा, ये मत सोचना कि मैं ये जो बात कह रहा हूं मैं कांग्रेस की तारीफ कर रहा हूं। असल में ये उनके सिस्टम का तरीका है कि वो नेताओं को पहले अपने अंडर में करते हैं, फिर नेता भी क्या है, अब उनकी दो बातें समझो। सबसे पहले नेता वो व्यक्ति होता है जो बनना चाहता है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, ये उसका मकसद होता है और वो प्रधानमंत्री बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बन जाता है और कई साल उस प्रधानमंत्री होने का सुख भोग लेता है, तब उसे कहीं ना कहीं ये लगने लगता है कि यार हम कुछ अच्छा भी कर जाएं जिससे मेरे मरने के बाद दुनिया मेरा नाम ले। और ये एक ऐसी चीज है, हृदय परिवर्तन, जो कि साजिशकर्ताओं को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। तो अब हम साजिशकर्ता जो टॉप पे बैठे हैं उनका एक नाम रखेंगे और आगे के वीडियो में उसी नाम से हम बात कहेंगे, और वो नाम है एक्समैन। तो वो जो एक्समैन होते हैं उन्हें हृदय परिवर्तन कतई समझ में नहीं आता। तो वो क्या करते हैं, जब हृदय परिवर्तन होने लगता है तब वो आदमी जो प्रधानमंत्री बना हुआ है, हम अपने देश की बात करेंगे क्योंकि अपने देश से समझ जाओ फिर दुनिया का भी यही हाल है। तो वो जो हृदय परिवर्तन होता है, तो हृदय परिवर्तन में वो प्रधानमंत्री ऐसा कुछ करने लगता है कि जो कि उनके खिलाफ जाता है, एक्समैन के खिलाफ जाता है। और तब वो एक्समैन उन गोटियों को सामने लाता है जो उसने पहले से तैयार की होती हैं, और तब खेल शुरू होता है उस प्रधानमंत्री के कान पकड़ने का, उस नेता के कान पकड़ने का, उसको नीचा दिखाने का, उसको कंट्रोल में लेने का। और फिर यहां पे तय होता है कौन झुकेगा कौन टूटेगा। अब कौन झुकेगा टूटेगा ये सब नेताओं की अपनी अपनी कैपेबिलिटी है। लेकिन इंदिरा के बाद दूसरी बार ये घटना तब घटी, क्योंकि इंदिरा के बाद तो फिर देश बर्बादी की हालत में जाता रहा। फिर राजीव गांधी का आना, वो भी सब ऐसे ही सब। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी राजीव गांधी के माध्यम से लाई गई। पहले वो मनी मीडिया माफिया के माध्यम से कंट्रोल करते थे, फिर उन्होंने ईवीएम प्लांट किया, और ईवीएम को बहुत आसानी से मैन्युपुलेट किया जा सकता है। फिर समझ लेना, ईवीएम हैक नहीं होती, ईवीएम मैन्युपुलेट होती है। ईवीएम कंट्रोल्ड है, यानी कि आप एक साधारण से मोबाइल में भी अलार्म सिस्टम लगा के रख सकते हैं कि इतने बजे क्या, वो प्रोग्राम का हिस्सा है। कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसके बारे में जानता है, और जो लोग नहीं जानते सॉफ्टवेयर को, उनको थोड़ा सा मेरा वीडियो देखने के बाद वो चीजें खोज करनी चाहिए कि सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। चिप मार्केट में मिल जाती है बहुत सारी, बस उसमें तुम क्या प्रोग्राम डालोगे चिप वैसा ही रिएक्ट करेगी। तो राजीव गांधी वगैरह के माध्यम से तो उस समय टेक्नोलॉजी को लाया जा रहा था, ताकि मनी मीडिया माफिया में बहुत खर्चा होता है, तो क्यों ना बस एक ऐसा किया जाए कि एक कंट्रोल हो जाए एक ही जगह से, और उससे ही फिर काम चले। तो ऐसे करके जो है वो ईवीएम वगैरह लाई गई, और उसके बाद फिर अचानक फिर समझौते हुए, फिर सरकार कांग्रेस की आती है, मनमोहन सिंह राज करते हैं। और गजब की बात है, मनमोहन वो व्यक्ति थे जो प्रधानमंत्री बनने से पहले, एक समय राजनीति में आने से पहले, विश्व बैंक में काम करते थे, और अचानक ही विश्व बैंक में काम करने वाले उस व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए कहा जाता है। बनाने के लिए कहा जाता है शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि इसने बनाया, उसका एक कारण था। इटली से आई एक लेडी यदि स्वयं बन के इस देश को तबाह करती तो लोगों का ध्यान इटली की तरफ जाता, और इटली केंद्र है। मैं ये नहीं कह रहा हूं सोनिया केंद्र है, वो तो इत्तेफाक की घटना थी कि सोनिया इटली की थी। लेकिन जो लोग, ये जिनकी मैं एक्समैन बात करता हूं, ये एक्समैन का भी लेना देना बहुत इटली से है। जर्मनी और इटली से एक्समैन का बहुत लेना देना है। इसलिए एक्समैन ने कहा कि तुम ना आके तुम मनमोहन को बनाओ,
और उन्हें करना पड़ा क्योंकि उन्हें कहा चलो सत्ता हमारे कंट्रोल में ही रहेगी। दुनिया को त्याग की मूर्ति भी वो लगती रहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने मनमोहन को सेट किया। अब मनमोहन सेट हो गए हैं, 10-15 साल तक वो नीतियां वो बनाते रहते हैं, जिससे जो है दुनिया को फ़ायदा होता रहे। दुनिया को फ़ायदा जब मैं कह रहा हूँ तो बिजनेसमैनों को फ़ायदा, और हमारे देश की बर्बादियां धीरे 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 करी जा रही थी। लेकिन फिर हृदय परिवर्तन हो जाता है, और हृदय परिवर्तन जब होता है तो मैं पक्का इस समय डाटा वो नहीं निकाला है, आप लोग निकाल लीजिएगा। 2 साल तक लगातार मनमोहन ने सोना खरीदा। सोचो, जो देश कुछ साल पहले सोना बेच रहा हो वो अचानक सोना खरीदने लगता है। मनमोहन ने 2 साल तक लगातार सोना खरीदा, कई 200 क्विंटल सोना खरीदा गया, टन। तो जब ये सोना खरीदा गया तो सोना खरीदना अपने देश को मजबूत करना था, एक सही काम करना शुरू किया था मनमोहन सिंह ने। लेकिन उसी वक्त इनसे प्रश्न पूछा गया विश्व बैंक के माध्यम से, उसका भी एक रिकॉर्ड है, आप ढूंढ लीजिएगा, कि विश्व बैंक से ने प्रश्न किया कि आपके ऊपर कर्जा है और आप सोना खरीद रहे हैं। तब इन्होंने, चिदम्बरम ने एक बहुत सलीके का जवाब देके कि हमारे देश में फसलें अच्छी हुई, ये वो, और साहब हमारे देश में सोने की डिमांड बढ़ी विवाह वगैरह में, इसलिए हमें खरीदना पड़ा। वो बात आई गई हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों को लग गया कि इस व्यक्ति का भी हृदय परिवर्तन हो चुका है। अब कहानी वहां से शुरू होती है जो मैं आपको इस कागज के माध्यम से एक एक करके सुनाऊंगा। अब ये सब कांड, मैंने कहा कि जब एक्समैन जो हैं किसी नेता को लाते हैं, उसी वक्त वो प्लान कर लेते हैं कि किसी वक्त भी इसका हृदय परिवर्तन हुआ तो कैसे इसे नीचे गिराना है। तो सबसे पहले कहानी शुरू होती है सन 2006। 2006 में परिवर्तन आंदोलन द्वारा आरटीआई एक्ट पारित करवाने के लिए रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा केजरीवाल को मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। ये रॉकफेलर फाउंडेशन उन्हीं एक्समैन की है, और इन्होंने केजरीवाल को मैग्सेसे अवार्ड देके एक प्यादा अपना सेट कर दिया था, एक प्लांट कर दिया था, जिसको बोलते हैं स्लीपिंग सेल में एक आदमी डाल दिया था। उसके बाद मनमोहन सिंह ने सोना कब आयात किया, चलिए ये भी सूचना मैं आपको दे देता हूं। वित्त वर्ष 2010-11 और 11-12 मनमोहन सिंह ने सोना आयात किया। इसके बाद जब मनमोहन सिंह ने सोना आयात किया, यही 11-12 दौर था कि केजरीवाल अचानक ही जो है एक बहुत बड़े आंदोलन को खड़े कर दिए, और सारी मीडिया इनका गुणगान कर रही थी। अचानक एक व्यक्ति जिसको कोई जानता नहीं और अन्ना के नाम का सहारा लेके उस आदमी को प्लांट करके और अपने आप जो हैं आ गए हैं राजनीति में। इस तरीके से मनमोहन सिंह के खिलाफ उस समय ये भी लगे, और इनके पीछे पब्लिक देने का काम किया बीजेपी ने। बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं, खौफ नहीं है मुझे किसी का, और क्यों नहीं है उसका कारण भी बताऊंगा आखिर में। तो ये काम इस तरीके से किया गया कि केजरीवाल और बीजेपी ने दोनों ने मिलके इनको गिराने का काम किया, इनकी सत्ता से हटाने का काम किया, और सब कुछ एक हवा, एक बबल की तरह किया गया। उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि केजरीवाल ने जितनी भी बातें शीला दीक्षित के खिलाफ, दिल्ली सरकार के खिलाफ गलत की थी, उनमें से कोई भी बात अभी तक सिद्ध नहीं हुई, और ना ही केजरीवाल ने इस पे कोई माफी मांगी। उसके बाद केजरीवाल दिसंबर 2013 में पहली बार सरकार बनती है। 2013 में केजरीवाल की सरकार बनती है, और मोदी, जो कि कई सालों से विदेश बहुत जाते थे और प्रधानमंत्री नहीं थे उस समय, मुख्यमंत्री थे, उनको सबसे बड़ी पदवी सौंपी गई क्योंकि वो बहुत विश्वास पात्र व्यक्ति थे। 26 मई 2014 को
नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद केजरीवाल केवल, क्योंकि 50 दिन के लिए लगभग सरकार बनी थी, केजरीवाल दूसरी बार पूरी तरीके से फुल फ्लैश 2015 फरवरी में ये बनते हैं दूसरी बार। कहानी सब कुछ सही चल रही है, किसी को कोई शक नहीं हो रहा। भारत माता के गीत गाए जा रहे हैं, दुनिया सुंदर हो गई है, परिवर्तन की लहर आ गई है, मोदी जी आए हैं, परिवर्तन लाए हैं, केजरीवाल आए हैं, टोपी पहनाए हैं, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। पब्लिक को अभी पुरानी सरकारें दुष्ट नजर आती थीं, अब वो हट गई हैं और बहुत अच्छे से ये दो लोग आके इस जगत का बिल्कुल कल्याण करने वाले हैं। ऐसी सोच के साथ पब्लिक शांति से अपने घरों में बैठी है। 5 साल गुजर गए, 6 साल गुजर गए, लोगों को लगा यार वैसा परिवर्तन तो हुआ नहीं जैसा होना चाहिए था। लेकिन हाँ, इस बीच इतनी सारी बातों में लोगों को उलझाया गया कि लोगों को समझ ही में नहीं आया कि उनके साथ किया क्या जा रहा है। लेकिन जब कोरोना आया, जब उसका रोना गाया गया, तब पब्लिक को कुछ एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। और उस समय बहुत से लोग जो इन बातों की समझ रखते थे खुल के सामने आए और तब धीरे धीरे साजिशें, विश्व बैंक, ये सब चीज़ें होना शुरू हुई। जबकि मैं 5-6 सालों से ये बातें बोल रहा हूँ, मैं आज से नहीं बोल रहा हूँ, आज पहला वीडियो नहीं मेरा, 6-7 सालों से मैं इन सब पे बोल रहा हूँ। लेकिन मैं यूट्यूबर नहीं हूँ ना आपको बताऊँ कि वो मेरा वीडियो देख लेना जाके। हाँ, आप जाओ मेरे चैनल पे देखो, हज़ारों वीडियो पढ़े, उनमें ये भी पढ़ा होगा। तो ये सब मैंने बोला, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे भी मैंने बोला हुआ है कि ये फ्रॉड किया जा रहा है, सारी ब्लैक मनी वाइट मनी की जा रही है, मैंने बोला हुआ पहले। तो कुल मिला के दूसरी बार जब आ जाते हैं मोदी जी, फिर मोदी जी जब आते हैं तब फिर एक और व्यक्ति प्लांट किया जाता है। अब यहां पे दुनिया थोड़ी बदल गई है। अब केवल बीबीसी नहीं है, अब बहुत सारे छुटभइये चैनल हैं और जो भी नया चैनल बनाता है अपना पत्रकार, उसको लगता है क्रांति कर देगा। तो एक आदर्श खड़ा करना था उन्हें पत्रकारों में। तो रवीश कुमार को मैग्सेसे अवार्ड दिया गया 2019 में। ईमानदार व्यक्ति हैं, लेकिन मैं फिर कहूंगा एक कंट्रोल्ड अपोजिशन होती है और एक मैनिपुलेट अपोजिशन होती है। एक अपोजिशन ऐसी होती है जो खड़ी विरोध में की जाती है लेकिन कंट्रोल्ड होती है, और वो अपोजिशन है आपके केजरीवाल। पूरा बताऊंगा अभी। वो कंट्रोल अपोजिशन है केजरीवाल, और एक है मैनिपुलेट, उसे पता भी नहीं चल रहा कि उसका इस्तेमाल किया गया, और वो है आपके रवीश कुमार। रवीश कुमार जी जो हैं वो एक अच्छे इंसान हैं, ऑनेस्ट इंसान हैं, अच्छी रिपोर्ट देते हैं। तो उनको भी पता था कि रवीश कुमार को अगर हम प्लान करते हैं तो रवीश कुमार अपनी पूरी ताकत के साथ जो है वो पब्लिक के बीच में करेगा। तो रवीश कुमार को सिर्फ एक मैग्सेसे ने उस समय, जिस समय सब रवीश कुमार को गालियां देने लगे थे, उन्होंने संभाला और संभाल के एक आदर्श बनाया कि ये देखो आदर्श है। और बहुत सारे छोटे छोटे चैनल्स जो पत्रकार थे, जिन पे आगे चल के सरकार को चैनलों से निकलवाना था, क्योंकि अगर मेरा काम नहीं करेंगे तो इन्हें निकलवाना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में जो भी निकलेगा वो अपना चैनल बनाएगा और उसके आदर्श होंगे रवीश। और रवीश के कारण वो उसी तरीके की बातें करके अपने को सम्मान पाना चाहेगा, और वो पूरी बातें सत्ता के खिलाफ होंगी। ये प्लान कर लिया गया था कि इस तरीके का खेल खेला जाएगा अगर हृदय परिवर्तन होता है। और मैं आपको बता दूं, ये जो एक्समैन हैं, ये एक्समैन कोई ऐसा मत समझिएगा केवल साइकोलॉजी में ही बहुत स्मार्ट हो। ये धनपति भी हैं, ये साइकोलॉजिस्ट भी बहुत अच्छे हैं, और ये एस्ट्रोलॉजी वगैरह का भी बहुत अच्छा उपयोग करते हैं। मोदी जी भी एस्ट्रोलॉजी का बहुत उपयोग करते हैं, मोदी जी भी बहुत सारी रेमेडीज करते हैं। तो खैर आगे कहानी चलती है। तो रवीश जी
19 में बन जाते हैं, उसके बाद केजरीवाल भी जो हैं फिर दोबारा से 2020 में बन जाते हैं। अब कहानी शुरू होती है कुछ और। अब हो गया है मोदी जी का हृदय परिवर्तन, और मोदी जी का जब हृदय परिवर्तन हुआ तो मोदी जी ने कहा, मोदी जी थोड़े से मैं आपको सच कहूं तो मोदी जी अभी तक के इतिहास में जितने भी हिंदुस्तान में नेता हुए हैं, मैं तारीफ कर रहा हूं इस बात में कि मोदी जी इस मामले में हृदय परिवर्तन के साथ साथ उस समझ को भी लगाए जिस समझ से एक्समैन के खिलाफ लड़ना है, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि हम एक्समैन का साथ छोड़ेंगे तो ये एक्समैन करेगा क्या हमारे खिलाफ। तो उन्हें भी कुछ तैयारी करनी है कि जब मैं हृदय परिवर्तन हो तो गया है, लेकिन अब वो हृदय परिवर्तन मैं कैसे करके काम करूं। तो मोदी जी ने कुछ चीजें शुरू की, अब उनको भी थोड़ी समझना शुरू कर देते हैं। मोदी जी का पहली बात तो यह है कि हृदय परिवर्तन से मेरा जो अर्थ है वो कोई संत बन जाना नहीं। हृदय परिवर्तन का अर्थ है कि यार अब कुछ देश का वास्तविक भला कर लो, ठीक है। लेकिन वो जो ऊपर एक्समैन बैठा है वो वास्तविक भला करने नहीं देता, वो ऐसी नीतियां बनवाता रहता है जो सब नीतियां लोगों के खिलाफ हो, जिसमें आपकी नोटबंदी भी शामिल है। नोटबंदी भी एक्समैन के कहे पे आई, मोदी जी के कहे पे नहीं आई। ये जीएसटी वगैरह सारा कुछ जो है वो एक्समैन के कहने पे आया। कभी अलग से इसके वीडियो बनाऊंगा, पूरे समझाऊंगा कि क्या है। तो कुल मिला के उस एक्समैन ने किया ये कि मोदी जी को जब ये लगा कि हमें अपना ये सब करना है, तो मोदी जी को ये पता था कि ये जो है अगर मैंने कुछ किया तो मेरे खिलाफ सबसे ज्यादा जो सेकंड नंबर का एक्समैन ने आदमी चुन रखा है, पहले तो वो मोदी जी से काम ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद सेकंड नंबर पे केजरीवाल उनका आदमी है। उन्होंने कहा सेकंड नंबर पे ये केजरीवाल को लाने की कोशिश करेंगे, और जाहिर सी बात है कि केजरीवाल अगर उनका हम तोड़ पाते हैं, उनका वो आदमी जो आगे का फेस बन सकता है। अचानक तो है नहीं कि अचानक तो सखा जी को तो वो एक्समैन नहीं कहेंगे कि आओ हम तुम्हें बना देते हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती। और फिर सखा जी को जानता ही कौन है, 2-4 लोग जानते हैं केवल। तो ऐसी कंडीशन में मोदी जी को पता था कि सेकंड नंबर पे वो केजरीवाल को जो है कि एक अच्छा इंसान है। केजरीवाल की छवि तब तक बहुत अच्छी थी, तो केजरीवाल को तो कोई संदेह ही नहीं कर सकता था। तब वहां से खेल शुरू होता है 17 अगस्त 2022। ये खेल शुरू होता है जब पहली बार सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई द्वारा शराब घोटाले में इनका नाम लाया जाता है। गजब की बात है, 2024 में इलेक्शन होना है और 2022 से खेल शुरू हो गया। अब जैसे ही 17 अगस्त 2022 को सीबीआई द्वारा मनोज सिसोदिया के खिलाफ बात की जाती है, वैसे ही एक्समैन को यह बुरा लग जाता है कि ये जो है क्या कर रहा है, मेरे एक आदमी की छवि खराब कर रहा है। अब देखो एक्समैन के पास भले ही मोदी जी का तो कंट्रोल है, लेकिन मोदी जी तो पूरी नीचे की जो सीबीआई ईडी ये वो उसका कंट्रोल तो मोदी जी के पास है। अगर वो चाहेंगे तो नीचे का काम तो खुद कर लेंगे। वो ऊपर का आदमी एकदम आके तो नहीं कहेगा सीबीआई हमारी मानो, वो नहीं मानेगी। फिर उसके बाद एक चीज होती है कि उसी वक्त चुनाव होने होते हैं। पंजाब चुनाव के साथ 2 राज्यों में और चुनाव हुए, हिमाचल प्रदेश और गुजरात। अब ये वो दौर था कि 3 चुनाव हुए उसी वक्त, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गुजरात। ये नवंबर दिसंबर 2000 की बात है, 22 की। और ये जो इनके खिलाफ काम हुआ है ये अगस्त में हुआ है। अगस्त में इनको दबाने का काम शुरू हुआ। अब रस्साकसी जो है एक्समैन के साथ मोदी जी की चल गई। जब रस्साकसी चली है तो उस कंडीशन में उस ऊपर वाले ने ईवीएम के माध्यम से इनको ये एहसास कराने की कोशिश की कि सुनो भाई, मालिक हम हैं। और उस समय पंजाब दे दिया
इसको केजरीवाल को जिता दिया, हिमाचल में कांग्रेस को ले आए और गुजरात में मोदी जी। अब कांग्रेस, बीजेपी और ये तीनों पे तो अभी तक फिर समझना खेल ये है कि जब उसे ये एक्समैन को एहसास हुआ कि ये हृदय परिवर्तन हो गया है और हृदय परिवर्तन के तहत हमारे दूसरे नंबर का जो प्यादा है उसको बर्बाद किया जाएगा, तो ऐसे में उन्होंने एक और प्यादे को खड़ा किया जो कि उनका पहले पुराना प्यादा हुआ करता था और बिल्कुल ही पप्पू कह के फेमस हो गया था दुनिया में। उसको उन्होंने खड़ा किया और अचानक ही पप्पू के पास कहीं से समझ आ जाती है कि अब हम रैली करेंगे। पप्पू इतने साल से रैली नहीं कर रहे थे, जब वो जवान थे तब 40,000 किलोमीटर नहीं चल रहे थे, लेकिन जब वो बूढ़े होने लगे उनको कहा भाई चलो अब जरूरत है, आओ तुम, और फिर उनको खड़ा कर दिया जाता है और खेल शुरू हो जाता है। अब 3 लोग हैं। अब एक्समैन कहता है कि बेटा अभी भी तुमसे कह रहे हैं, मेरी मान लो, जो मैं कह रहा हूं वो चलो, ये हृदय परिवर्तन वगैरह बहुतों ने किए और हमने सबको किनारे लगा दिया, हम तुम्हें भी किनारे लगा देंगे, तुम मेरी मानो और तुम मेरी सुनो, क्योंकि मेरे पास एक आदमी नहीं अब 2 हैं। तो जब 2 आदमी हो गए तो ये पहला प्रहार उन्होंने किया एक एक राज्य देने का। मोदी जी को लगा कि मामला जो है वो ईवीएम से कंट्रोल्ड है। दोस्तों, इसी दौरान, मैं इस रिकॉर्ड में वो नहीं ला पाया, लगभग इसी दौरान 19 लाख ईवीएम गायब हो जाती है, चोरी हो जाती है। एक मशीन नहीं, एक मशीन इतनी बड़ी होती है। जरा एक मिनट बताना 19 लाख की ईवीएम जरा किस समय गायब हुई थी, मैं अपनी टीम को बोल रहा हूं। तो 19 लाख ईवीएम चोरी हो चुकी हैं। अब हिमाचल प्रदेश, गुजरात और पंजाब का जो चुनाव हुआ है वो ईवीएम का हुआ है तब जब ईवीएम एक्समैन के कंट्रोल में थी और एक्समैन के कंट्रोल से काम चल रहा था। और एक्समैन ने उस समय यह बताया कि देखो हम हैं, और उस समय ये क्या टीम बता पाएगी जल्दी? 2019 में। ठीक है, तो 2019 में ये ईवीएम गायबें हुई हैं, लेकिन ईवीएम बन के भी तो आती हैं, क्योंकि ये 3 राज्यों में होना छोटी बात है। अभी फिलहाल उसके बाद एक और कांड होता है बहुत बड़ा। अब ये ईवीएम का हो गया, ये सिर्फ ये चुनाव में मेरे देखे फिर कह रहा हूं, हो सकता है अभी आप लोग इस पे सोचो। हिमाचल प्रदेश, गुजरात और पंजाब चुनाव के वक्त जो है वो ईवीएम कंट्रोल थी एक्समैन से। उसके बाद फिर उसने मोदी पे दूसरा प्रहार किया। मोदी के ऊपर एक बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसमें मोदी को बहुत उल्टा सीधा कहा गया, और वो डॉक्यूमेंट्री मोदी जी ने बैन करवाई 17 जनवरी को। 17 जनवरी 2023 हिमाचल प्रदेश का चुनाव जो है नवंबर दिसंबर में निपटता है, 17 जनवरी को यह कांड हो जाता है। मोदी ने डॉक्यूमेंट्री बैन करवाई, और जैसे ही डॉक्यूमेंट्री बैन करवाई उसने कहा अच्छा तुम बीबीसी के ऊपर अटैक कर रहे हो, यानी कि हमारे सबसे पुरानी ताकत के ऊपर। तो एक्समैन ने नाराज होकर अडानी का हिंडनबर्ग कांड खोल दिया। हिंडनबर्ग कांड खुला है 24 जनवरी, यानी कि 17 जनवरी को जब मोदी ने डॉक्यूमेंट्री बैन करवाई उसके मात्र 7 दिन बाद अडानी का हिंडनबर्ग कांड, क्योंकि अडानी आप समझ जाओ कि वो पावर हैं, उनके पास जो है वो ये लेके चलते हैं अपने पैसे ऐसे का खेल लेके। तो अचानक अडानी का कांड हुआ। अडानी का कांड हुआ, पूरे देश में मोदी की बदनामी हुई, अडानी को इस तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है, ये वो सब बातें हुई। उसके बाद फिर मोदी की तरफ से अटैक, मात्र 2 दिन बाद अटैक होता है। मनीष सिसोदिया 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार हो जाते हैं। उसके बाद
26 फरवरी को वो गिरफ्तार होते हैं, फिर मामला धीरे धीरे चलता रहता है कहीं ना कहीं कि हम हाँ मान जाएंगे, सेटलमेंट होगा, ये सब चीजें चलती रहती हैं। फिर अक्टूबर में जो है संजय सिंह की गिरफ्तारी हो जाती है। संजय सिंह की जब गिरफ्तारी होती है, उससे पहले केजरीवाल इंडिया गठबंधन में नहीं आने को थे, लेकिन जब संजय सिंह की भी गिरफ्तारी हो जाती है और फिर लगातार जो है ईडी उनको सम्मन भेजती रहती है केजरीवाल को, तो केजरीवाल फिर जो है राहुल गांधी के साथ हाथ मिला लेते हैं और इंडिया गठबंधन देख लो कितना मजबूत होकर खड़ा हुआ है। फिर एक और घटना घटती है और इससे पता लगता है कि ईवीएम का कंट्रोल किसके पास है। कंट्रोल, अब वो जो 19 लाख मशीनें गायब हुई थीं, उसकी जगह नई मशीनें आ गई हैं और वो जो नई मशीनें आई हैं उसमें जो चिप लगी है उसका कंट्रोल जो है वो मोदी जी के पास है। और फिर चुनाव होते हैं 5 राज्यों के। 5 राज्यों के चुनाव होते हैं नवंबर 2023 और आपको पता ही है कि 5 राज्यों के चुनाव में सिर्फ एक मणिपुर ही, जहां पे इतनी हिंसा हो रही, वहीं पे मोदी जी हारते हैं। बाकी 4 राज्य जीत जाते हैं, जहां पे 3 राज्यों में जीतने की बिल्कुल भी संभावना नहीं थी। यह है ईवीएम का खेल। जैसे ही ये ईवीएम का खेल होता है और मोदी जी अब पूरे तरीके से अपने उसमें आ जाते हैं रंग में, वो कहते हैं अब जाओ मुझे रोक के दिखाओ, पैसा मेरे पास है, मीडिया मैंने कंट्रोल कर ली है और ईवीएम भी अब मेरे कंट्रोल में है, मुझे एक्समैन नहीं दबा सकता। ये मोदी जी ने जंग छेड़ी हुई है एक्समैन के खिलाफ। हां, भविष्य में वो इससे जीत के क्या करेंगे आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि जीतने के बाद अगर जीत गए तो क्या करेंगे, लेकिन ये भी नहीं पता हार गए तो क्या होगा, ये मुझे नहीं पता। मैं तो तुम्हें बता रहा हूं कि खेल चल क्या रहा है। अब यहां पे अगर मुझसे कोई कहे कि आपकी नजर में इस समय आप किसके पक्ष में बैठोगे जब दोनों लोग लड़ रहे हैं, मोदी जी और एक्समैन के बीच लड़ाई चल रही, तो मैं सच कहूं, दिल से कहूं, मैं मोदी के पक्ष में बैठना पसंद करूंगा। अब जैसे ही मैं ये बात कहूंगा, अभी मेरी बात पे तुरंत गालियां आने वाली हैं, अच्छा किसानों के खिलाफ जो कर रहा है उसको तुम सपोर्ट कर रहे हो, जो ऐसा कर रहा है उसको तुम सपोर्ट कर रहे हो, जो गुंडागर्दी ला रहा है, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो उसका तुम सपोर्ट कर रहे हो। हां, यहां पे मैं मोदी का सपोर्ट करूंगा और इसलिए करूंगा क्योंकि किसानों को भी थोड़ा रुक जाओ, इलेक्शन के बाद अगर वो आता, हो सकता है उनका जो प्लान है उसके तहत, अभी तो उन्हें आना है ना, अभी तो सबसे पहले सत्ता अपने तरीके से कंट्रोल कर लेनी और फिर उसके बाद आना है। लेकिन देखो, अचानक देखो हिंदुस्तान में छोटे छोटे कितने सारे पत्रकार जो हैं मोदी के खिलाफ लग जाते हैं। अचानक ही फिर वही सब होने लगता है जो कभी हिटलर के साथ हुआ था, कभी इंदिरा गांधी के साथ हुआ था, कभी मनमोहन के साथ हुआ था, वही आज मोदी के साथ होने लगता है। अचानक आंदोलन ही आंदोलन, आंदोलन ही आंदोलन, लोग सड़कों पे उतर आए हैं, सबके पास ज्ञान आ गया है, लोगों के पास ईवीएम की जानकारी आ गई है। अचानक ही ये इलेक्टोरल बॉन्ड का भी कांड खुलने लगा है। सब कुछ कौन खबरें दे रहा है, कौन करवा रहा है, अचानक सब कुछ खुलने लगा। एक आदमी जो इतना अच्छा कंट्रोल करके चल रहा था, अचानक सब ये चलने लगा। लेकिन खेल अभी तो जारी है और कौन जीतेगा हारेगा इसका फैसला भी भविष्य बताएगा। लेकिन थोड़ी सी यहां पे मैं बात कर लेता हूं मोदी जी की कुंडली की। मोदी जी की कुंडली के तहत जो है, मोदी जी का मंगल की महादशा शुरू हुई है। मंगल एक कमांडर, एक डिक्टेटर, ऐसा समझो हनुमान, डरता नहीं किसी से, उसकी महादशा शुरू हुई है। अब यही महादशा जो है वो हमारे भारतवर्ष की भी है, यानी कि भारतवर्ष की कुंडली में लिखा हुआ है कि ये 7 साल डिक्टेटरशिप के रहेंगे। ये डिक्टेटरशिप का समय है और सच कहें डिक्टेटरशिप बहुत बुरी बात होती है यूं तो, लेकिन अगर समझदारी से देखा जाए तो राजा राज्य और डिक्टेटरशिप एक ही जैसी नजर आ सकती है।
डिक्टेटरशिप बुरी नजर आती है डेमोक्रेसी के चश्मे से। अगर डेमोक्रेसी के चश्मे से देखो तो डिक्टेटरशिप बुरी नजर आती है, लेकिन अगर डिक्टेटरशिप डेमोक्रेसी का चश्मा हटा दिया जाए तो डिक्टेटरशिप सही नजर आती है। और डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फायदा किसे है? आप देखो कि पूरी दुनिया में जो डेमोक्रेसी है, तो एक समय इंग्लैंड का पूरी दुनिया में राज्य था, लेकिन जब इंग्लैंड ने देशों को आजाद करना शुरू किया तो उन्होंने हर देश में डेमोक्रेसी लागू करी। और डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज है जो कि कभी भी किसी देश को संपन्न नहीं होने देती। ये मैं हर तरीके से तर्क करने को तैयार हूं इस पे, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो जो नेता होते हैं उनके अंदर भय और लालच दोनों का निर्माण बनाए रखती है। और जिस व्यक्ति के पास भय और लालच है उसे ये एक्समैन जैसे लोग कंट्रोल आसानी से कर लेते हैं। आप देखो 2-3 देश हैं जो उन एक्समैन की छूट से मतलब पकड़ से निकले हुए हैं, और वो 2-3 देश में एक तो है नॉर्थ कोरिया, एक है चीन और एक है रशिया। और इन तीनों जगहों पे लगभग डिक्टेटरशिप ही है, लेकिन ये तीनों देश अपनी तरह संपन्न हैं। नॉर्थ कोरिया के बारे में भी अभी न्यूज आने लगी है कि वो बहुत सही अपना देश है, वो अपने देश को बहुत बढ़िया ढंग से रखता है। दुनिया के लिए वो बुरा हो, और उसे बुरा कहने वाले कौन है? न्यूज चैनल। और न्यूज चैनल किसके कहे पे काम करते हैं ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो बात यह है कि मोदी जी जो हैं उनकी एक महादशा शुरू हुई है, और ये महादशा हमारे देश को एक डिक्टेटर दे सकती है। इसके लिए तैयार रहना चाहिए आपको। मैं भी तैयार हूं, अपने ढंग की तैयारी है मेरी, मैं उसको सब क्या बोलूं, लेकिन मेरी अपने ढंग की तैयारी है कि उस डिक्टेटरशिप से कैसे निपटेंगे। लेकिन एक छोटा सा अभी पेंच है, वो आखिरी में बताना चाहता हूं कि मोदी जी यहां पे मैं हूं तो आपके साथ, यदि आप अगर मेरा गणित ठीक है पूरा, यदि मेरा पूरा गणित ठीक है तो निश्चित ही इस समय आप एक्समैन से लड़ रहे हैं। और यह वीडियो बनाने का उद्देश्य यह है कि किसी तरीके से यह आपके पास पहुंच जाए। तो मैं कहूंगा, हर मोदी के चाहने वाले से कहूंगा, हर रामराज्य चाहने वाले से कहूंगा, हर उस व्यक्ति से कहूंगा जो कि उस एक्समैन के खिलाफ, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ लड़ता है, मैं ये कहूंगा कि मेरे इस वीडियो को तुम हो सके तो शेयर करना, कमेंट्स करना, और शेयर करके टैग करना, मोदी तक पहुंचाओ किसी तरीके से। बात मेरी बड़ी अजीब लग रही होगी, बस पहुंचाओ मोदी तक। और अगर एक बात मैं कहूं जहां पे मोदी जी अभी आप थोड़े से, हो सकता है इस पे आपका चिंतन ना गया हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं गया हो तो मैं उस पे भी आपकी निगाह डालना चाहूंगा। और यहां पे राज खुलेगा उस चीज का कि ईवीएम कंट्रोल में आपके भले ही हो, लेकिन फिर भी ईवीएम वही गणना दिखाएगी जो लोगों ने उसमें वोट डाले होंगे। कैसे, उसको समझने की जरूरत है। पहली बात तो दोस्तों यह है कि ईवीएम को कंट्रोल करने का जो तरीका है वो ये नहीं है कि वो एक आदमी दिखाता फिरता है वो ईवीएम मशीन कि ये बटन दबाओगे लेकिन बटन उसमें चला जाएगा, वोट इसमें डालोगे उसमें पहुंचेगा। ऐसे नहीं होता। ऐसा होने के लिए कि अगर मैं बटन दबाऊं उसमें पहुंचे, तो पहले से ही हर वार्ड एरिया में जो मशीनें हैं उनको मैनिपुलेट करके भेजना पड़ेगा। और इतने करोड़ मशीनों को अगर मैनिपुलेट एक एक मशीन को करना पड़ेगा, तो उसके लिए पूरे तरीके से आपकी जो चुनाव आयोग की टीम है या हजारों आदमियों को लगना पड़ेगा, क्योंकि लाखों मशीनें हैं। उन लाखों मनुष्यों में हर मशीन में सेटिंग करने में बहुत लोगों को लगना पड़ेगा। किस वार्ड में कौन सी है, क्या है, इसके लिए बहुत बड़ी आयोजन चाहिए। लेकिन वो बड़ा आयोजन अगर कर दिया जाएगा फिर तो लोगों को पता ही चल जाएगा कि ये घोटाला क्या है। जबकि सच बात यह है, जितनी भी बातें मैं कह रहा हूं, इसको कोई भी आदमी ना तो प्रमाण के रूप में सिद्ध कर सकता है कि मैं सही बोल रहा हूं, ना ही प्रमाण के रूप में यह सिद्ध कर सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूं। और यही साजिश की खूबसूरती है। ये जो दुनिया की ये साजिश रची जा रही है, इस साजिश की खूबसूरती यही है कि यहां हर तर्क के खिलाफ कुछ तर्क हैं, हर तर्क के खिलाफ तर्क पैदा किए गए हैं।
ईवीएम से जिताए भी गए हैं और ईवीएम से लोग हराए भी गए हैं। दोनों तरीके के तर्क हैं। एक तरफ मोदी जी जिताए गए हैं, दूसरी तरफ मोदी जी हरवाए गए हैं। केजरीवाल के बारे में एक बात बताता हूं आपको कि केजरीवाल जैसा व्यक्ति जब दूसरी बार इलेक्शन, जब मतलब तीसरी बार एक तरीके से उसने अपना फॉर्म भरने जा रहा था, तो लोगों को कम पता है, एक आंदोलनकारी टीम थी, उसने इसको लेट किया पहुंचने में और ये पहुंच नहीं पाए। ये प्लान था उनका कि ये अपना पेपर भी ना भर पाए, मतलब एक तरीके से चुनाव के लिए जो है अपना नामांकन ही ना कर पाए। लेकिन तब जो है इसको पीछे के रास्ते से ले जाके पुलिस वालों ने, जो कि पुलिस कही जाती है मोदी जी की है, उन्होंने इसको फार्म भरवाया। लेकिन तब मोदी जी को यह नहीं पता था कि फिर से इसे जिता दिया जाएगा। उन्हें यह था थोड़ी सीटें इसकी और बाकी दिल्ली में, केंद्र में भी हमारी सीट होगी। लेकिन उस समय ईवीएम ने जिस तरीके की गड़बड़ की, मोदी जी ने कहा कि यार ये तो तय नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा यार ये धोखे से हो गया, हमारी सेटिंग में गड़बड़ हो गई और केजरीवाल जीत गया। और केजरीवाल को क्यों प्लान किया जा रहा है ये भी मैं आपको बता दूं, फिर ईवीएम का राज खोलूंगा। केजरीवाल को इसलिए प्लान किया जा रहा है कि केजरीवाल जब आएगा तो अंत में केजरीवाल पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ा जो अभी तक इन्होंने नक्शा रखा है अपना, एक ही चीज का, कि मैंने शिक्षा व्यवस्था अच्छी करी। लेकिन विश्वास मानना दोस्तों, केजरीवाल ने शिक्षा व्यवस्था इस तरीके की अच्छी की है कि आज 9th और 10th तक बच्चा फ्री में भले ही पढ़ ले केजरीवाल के अच्छे स्कूलों में, लेकिन उसके बाद वो विदेशी शिक्षा पाने के लिए 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ और 2 करोड़ रुपए तक का भी लोन लेके विदेशों में पढ़ने जा रहा है। इट मीन आज एक बच्चा अपनी शिक्षा को पाते पाते ही कर्जदार हो जाएगा 1-2 करोड़ का। सारा गेम तो ब्याज का है, कर्जे का ही है, क्योंकि जो कर्जे से दबा हुआ होगा उसकी क्या हालत होगी आप समझ लो। तो आज हर चीज आपको किस्तों पे मिलती है, अब पढ़ाई भी आपकी जो है वो लोन पे होने लगेगी, तो क्या हालत होगी आपकी, सोचो आत्मा कितना मरेगी। और वो अंतिम कील होगी इंसान की चेतना पे, जहां पे उसे शिक्षा लेते लेते ही इतना बड़ा कर्जदार बना दिया जाए कि जब वो शिक्षा लेके निकले तो उसके मालिक उससे मन मर्जी का काम कराएं, मन मर्जी के घंटे चुनें और उसकी आत्मा पे अपना कब्जा कर सकें। ये है प्लान आगे का। तो अभी फिर वहीं आ जाते हैं। तो मोदी जी जो ईवीएम कंट्रोल का सिस्टम है, वो ईवीएम कंट्रोल का सिस्टम ऐसा नहीं है कि वो किस जगह पे, अगर मैं एक मशीन में ये सेट कर दूं कि इसमें 1000 वोट पड़ेंगे, 1000 में 700 हमारे, तो पहली बात कैसे मैं ये तय कर सकता हूं कि इसमें 700 में देना, जब हमें पता ही नहीं है 1000 में से सभी लोग वोट डालेंगे कि 1000 में 600 700 पड़ेंगे। तो अगर इस तरीके की कोई, अगर हमने प्रोग्रामिंग मशीनों में की, तो पहली बात तो यह कि सारी मशीनों में डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी और एक ऐसी सेटिंग करनी पड़ेगी कि उस बूथिंग पे उतने ही वोट पड़ पाए। उसके लिए उस बूथ का जो ऑफिसर होगा उसको भी अपने कंट्रोल में लेना पड़ेगा। यानी कि बात करोड़ों लोगों में खुल जाएगी कि यह घोटाला चल रहा है, लेकिन तब तो फिर बात बेकार हो गई। तो दोस्तों, इसे कंट्रोल किया जाता है सैटेलाइट के माध्यम से, रिमोटिंग तरीके से। जो चिप लगी होती है वो ऐसी लगी होती है कि सैटेलाइट के माध्यम से ये जब ईवीएम बंद होके पड़ जाती है, ईवीएम रख जाती है, उसमें आप वोट डाल देते हैं, उसके बाद आपके कितने लोगों ने वहां पे वोट डाले इसका पूरा रिकॉर्ड आ जाता है। वो रिकॉर्ड एक जगह पहुंचता है और अब सोचो, ईवीएम से तुरंत ही गिना जा सकता है। यानी कि ईवीएम में पड़ा, तुरंत ही गिन लो, अगले दिन ही लोगों को बता दो कि भाई कौन जीता कौन हारा। लेकिन ये तो किया नहीं जाता। होता उल्टा ये है कि चुनाव पहले सब जगह के इकट्ठे हो जाते हैं और उसके 15-20 दिन बाद बताते हैं कि साहब अब कौन जीता। 15-20 दिन तक क्या हो रहा है? 15-20 दिन तक एक खास कमरे में ये चीजें चलती हैं। एक खास कमरे में सारा रिकॉर्ड इकट्ठा करके कि किस जगह कितनी वोटिंग हुई और उसमें किस परसेंटेज में हमें ले लेना है, कितने लोगों को जिताना है, कितने हराना है। फिर जो है एक प्रोग्राम बनाया जाता है और फिर जैसे ही ईवीएम खुलती है, रिमोट के माध्यम से वो उस प्रोग्राम को एक्टिवेट कर देती है
और फिर आप उसको गिनते हैं और वही निकलता है जो वो चाहते हैं। तो ईवीएम कंट्रोल रिमोट से होती है। गलती में है वो लोग जो ये सोचते हैं कि ईवीएम में बैठ जाएंगे जाके बाहर, हम ईवीएम को चोरी नहीं होने देंगे। ये 2-4 ईवीएम चोरी वोरी जानबूझ के कराई जाती हैं ताकि आप लोग इस भ्रम में रहो कि ईवीएम से जो है वो चोरी करने के बाद उसमें कुछ बदली की जाती है। ऐसा नहीं होता है। ये तो 2-4 गड़बड़ें जानबूझ के करवाई जाती हैं कि आप लोगों के मति भ्रम किए जाएं। असली खेल इस तरीके से होता है, रिमोट से, और सटीक खेल है। लेकिन टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी है, हर चीज के खिलाफ एक चीज है। अगर पूरे देश के ईवीएम पे ऐसा काम करना है तो सैटेलाइट रिमोटिंग चाहिए, यानी कि सैटेलाइट के माध्यम से रिमोट काम करेगा, सैटेलाइट संदेश देगी और उन चिप तक सूचना पहुंचेगी। जैसे ही उनमें पावर लगाई जाएगी, ऑन होंगी, वैसे ही चिप के पास सूचना आ जाएगी कि अब तुम्हें यह शो करना है। लेकिन अगर किसी तरीके से उस सैटेलाइट को हैक किया जा सके या उस सैटेलाइट को जामर लगाए जा सकें, तब क्या होगा? अगर उस सैटेलाइट से जामर लगा दिए जाएं तो फिर मशीन वही काउंटिंग बताएगी जो कि ओरिजिनल हुई होगी। और इस समय के माहौल में जितने भी तरीके से देख लो, किसानों को भड़काना हो, ईवीएम को लेकर बातें हो, मुस्लिमों के खिलाफ हो, न जाने क्या क्या चीजें, ये सब की इसलिए जा रही हैं कि काउंटिंग में जो है वो मोदी के खिलाफ मामला चला जाए। एक्समैन का यही इस समय एक दांव है जिससे वो मोदी को रोक सकता है, वरना मोदी जी ने सारे पत्ते अपने हाथ में रख रखे हैं। तो आज जो मैंने आपको कहा, मैंने यहां केवल आपसे नहीं कहा, मैंने यहां मोदी जी से भी कहा, मैंने हर एक से कहा। मैं मोदी की कई बातों से नाराज भी रहा हूं, लेकिन कई जगह वो मुझे अच्छे भी लगते हैं। और अगर वो एक्समैन के खिलाफ लड़ने में है तो मेरा उन्हें सहयोग है, क्योंकि एक्समैन की साजिश जितनी खतरनाक है, मोदी जी की कितनी भी चाहते हो उतनी खतरनाक नहीं हो सकती। क्योंकि मोदी जी को अपने जीवन में जितने जीने थे, एक सामान्य मनुष्य के रूप में समझा जा सकता है। उन्होंने सभी सुख भोग लिए, अब तो वो कुछ ऐसा दे सकते हैं जिससे दुनिया में उनका नाम जिंदा रहे। उसे देने के लिए उनको सत्ता चाहिए, सत्ता पाने के लिए उन्हें एक्समैन से मुक्ति चाहिए, उस एक्समैन से मुक्ति के लिए ईवीएम पे कंट्रोलिंग चाहिए, सिस्टम पे कंट्रोलिंग चाहिए, अपने आप को मजबूत धन से करना चाहिए। ये सारी चीजें उन्हें चाहिए और वो उन्होंने जो हैं कर ली हैं। हाँ, एक और फैक्टर है, वो फैक्टर भी एक्समैन का फैक्टर है, तो मोदी जी से मैं वहां पे भी बात कहना चाहूँगा। वो फैक्टर ये है कि इतिहास ऐसा बताता है कि जब जब उन्हें ये लगा कि बहुत सारे लोगों का हृदय परिवर्तन होने लगा और एक्समैन भी समझ नहीं पा रहा है कि अब क्या करें, उसी वक्त वर्ल्ड वार कराई गई हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार करा के दुनिया को तबाह कर दिया गया, सारी दुनिया में पैसे की त्राही त्राही मची। बाद में आपको पैसे का लोन लेने के लिए विश्व बैंक के पास जाना पड़ता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी इसी तरीके का हुआ। इस बार 7 सालों के अंदर थर्ड वर्ल्ड वॉर की भी संभावना है। श्योरिटी तो मैं किसी चीज़ की नहीं कहूँगा, लेकिन संभावना है। तो दोस्तों, आज मैंने पूरे अपने मन से आपको फिर से अपनी उसी क्षमता के तहत एक मूवी दिखाई, एक बात कही। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, लेकिन इस बात को अधिक से अधिक तक लोगों को अगर आप पहुंचाते हैं तो कहीं ना कहीं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ ही एक चोट है जो मुझे करनी है। मैं क्योंकि उनकी साजिशों से तो अभी तक नहीं राजी हो पाया हूं, मोदी जी से फिर भी राजी हो सकता हूं। क्योंकि अगर किसान आंदोलन की भी बात कहूं तो किसानों के ऊपर जो नियम है
जब तक हम दुनिया के दबाव से, वर्ल्ड बैंक के दबाव से मुक्त नहीं होते, तब तक किसानों को भी हम पूरी कीमत और सब कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि कुछ नियम ऊपर के भी लागू होते हैं। एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके भी कुछ नियम हैं। बहुत सारी बातें हैं करने योग्य, लेकिन सारे ही पेंच ऊपर से ही आप पे लागू किए गए हैं, चाहे वो डॉलर का हो, चाहे वो और चीज़ों का। उन पे फिर बातें करते रहेंगे। फ़िलहाल तो इस समय सखा वेलनेस पे मेरा जोर है, रजनीश आश्रम पे मेरा जोर है, क्योंकि जीवन में आप सबको ये जानकारी देने के अलावा मैं आप लोगों को स्वास्थ्य के माध्यम से एक नई चिकित्सा पद्धति से परिचित करा रहा हूँ। और वो भी इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, जिसका एक हिस्सा गलत तरीके की चिकित्सा पद्धति है, कहीं ना कहीं मेरे उसके खिलाफ भी एक चोट है। और दूसरी तरफ रजनीशपुरम, जो मैं उस आनंद की बात करना चाहता हूँ जो कि दुनिया के सभी संत करके गए। मैं सभी बातों का जोड़ हूँ। न जाने मुझे परमात्मा ने क्या सोच के बनाया, जो इतनी सारी विचार मेरे अंदर दिए। वो भविष्य में लोगों को पता लगेगा कि वो मुझसे क्या कहलवाना चाहता था। आज जो मैंने कहा आपने सुना, उसके लिए आप सबका आभारी हूँ। आपको प्रणाम।